हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष गुप्ता और आज की इस क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं सीएमए इंटरमीडिएट डायरेक्ट टैक्सेशन के पहले चैप्टर को करने के लिए। लेकिन उससे पहले कुछ जानकारी का जान लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो शायद कुछ लोगों को पता है लेकिन कुछ लोगों को नहीं भी पता है। मेरा काम है सबको साथ लेकर चलना। तो अगर आपको वो चीज़ें आपको लगता है आपको पता है तो आप उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज आप चाहें तो उन्हें सुन सकते हैं। ये पूरी तरीके से आपके ऊपर निर्भर करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करूंगा सीएमए टर्मिनल में। हो सकता है आपने सीएमए टर्मिनल का नाम सुना हो पहले, हो सकता है नहीं सुना हो। मैं इस बारे में अभी डिस्कस नहीं करूंगा। मैं सबसे पहले आपके काम की बात करूंगा कि टॉपिक टू बी कवर्ड। मैंने यहाँ पर एक एक टॉपिक कवर किया है जो आपको चाहिए या जो अब तक कोई नहीं करवा पाया शायद यूट्यूब पर। ये ऐसा यूट्यूब पर पहली बार होने वाला है, आने वाले कुछ ही टाइम में आप देख लेंगे। शुरुआत करते, देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज सीएमए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता है सीएमए है क्या, तो मैं आपको बता दूं। इस कोर्स को लेकर बहुत सारी धारणाएं हैं जो स्टूडेंट्स के मन में रहती हैं, लेकिन जैसे उनसे कोई पूछता है कि सीएमए क्या है तो उनके पास कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होता। वो सोचते हैं किसी को क्या समझाना, तो देवर लाइक कि सीए से मिलता जुलता कोई कोर्स है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारी डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे जब आप सीए और सीएमए के काम में देखेंगे। हो सकता है आपके सिलेबस सेम हो थोड़ा बहुत, हो सकता है आपके सब्जेक्ट्स के नाम सेम है थोड़ा बहुत, लेकिन ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको बता दूं। इवन अगर आप दोनों की किताबों में क्वेश्चंस उठाकर देखेंगे तो शायद क्वेश्चन आपको सेम मिल जाए, लेकिन आंसर दोनों के अलग मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बहुत ही उम्दा आंसर जो मैंने आज से कुछ साल पहले सुना था, जिसमें एक बच्ची ने मेरे से कहा था कि सर, जितने नोट्स बनाए हैं ना, उतने कमाने का मौका जहां मिले उसे सीएमए कहते हैं। और वाकई मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा, ये लाइन थी जो आज तक मुझे किसी बच्चे के द्वारा कही गई याद है कि जितने नोट्स बनाए हैं पढ़ते टाइम में, उतने कमाने का जहां का मौका मिल जाए, वो प्लेटफॉर्म को हम सीएमए कहते हैं, हमारी भाषा में सीएमए कहते हैं। लेकिन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, आपने ऐसा नाम सुना है। इस नाम को लेकर बहुत सारे ड्रीम्स हैं आपके साथ, जिसकी आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो ज्यादा डिले ना करते हुए देखिए टॉपिक्स पर आता हूँ। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि देखिए सेकंड पॉइंट हम जानते हैं डब्ल्यूएच टेक्निक के बारे में। आपने सुना होगा आज से बहुत टाइम पहले तक, लाइक अगर आप छठी सातवीं या पांचवी चौथी में रहे हो तब आपने डब्ल्यूएच फैमिली को पढ़ा होगा, जिसका यूज हम इंग्लिश में किया करते थे। लेकिन आज इस कोर्स का काम, इस डब्ल्यूएच फैमिली की हेल्प हम लेंगे सीएमए के बारे में जानने के लिए। लाइक सीएमए टर्मिनल क्या है, हो सकता है मेरे से पहले से आप सीएमए टर्मिनल को जानते हो, या फिर हमें अटेम्प्ट कब करना है पेपर। अभी दिसंबर अटेम्प्ट आ रहा है, मेरे पास अननोन स्टूडेंट्स के फोन आते हैं, या कई सारे मेरे खुद के ऐसे जान पहचान के लोग हैं जो फोन करके पूछते हैं सर दिसंबर अटेम्प्ट दे दें, इतनी तैयारी है, दिसंबर अटेम्प्ट दें कि नहीं दें, कौन सा अटेम्प्ट दें, पिछली बार भी छूट गया था, इस बार भी छूट रहा है, रिजल्ट बहुत स्लो है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ऐसे में लगता है कि क्या करें क्या ना करें, क्या मेरी तैयारी पूरी है या नहीं है। इसके अलावा आता है हु दे आर। सबसे बड़ा सवाल होता है हर किसी के मन में है कि ये जो रैंक होल्डर्स होते हैं ये है कौन, ये खाते क्या है, ये ऐसा करते क्या है, ये ऐसा क्या पढ़ लेते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ये पास हो जाते हैं, या फर्स्ट अटेम्प्ट में पास नहीं भी हो पाते तो अगले अटेम्प्ट में या उससे अगले अटेम्प्ट में इनकी रैंक आ जाती है। क्या इनको कोई मुगली घुट्टी घोल कर पिलाई जाती होगी? शायद ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ तो है जो जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है हाउ मच टाइम आई विल टेक टू अटेम्प्ट, यानी मुझे कितना समय लगना चाहिए अटेम्प्ट करने के लिए। देखिए ये हर बच्चे की अलग अलग कैपेसिटी होती है कि वो कितना गेन कर पाता है। ठीक है, कई लोग होते हैं जो पूछते हैं, जो सीएमए बन गए हैं उन लोगों से या फिर सीनियर से कि मुझे कितने घंटे पढ़ना चाहिए। इसका कोई खास जवाब नहीं है। देखिए, हो सकता है मुझे जो चीज 10 मिनट में समझ आती हो आपको 1 घंटे में समझ आती हो सकता है मुझे जो 1 घंटे में समझ में आती हो वो आपको 10 मिनट में समझ आती हो। तो इसका कोई प्रॉपर टाइम नहीं होता। इवन जो AIR 1 है किसी भी कोर्स में, उसका भी एक प्रॉपर नहीं होता कि मुझे इतने घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। आप जब भी किसी अपने फेवरेट शो को देखते हैं या अपने किसी फैमिली मेंबर या अपने किसी खास दोस्त से मिलते हैं, तो मिलते वक्त टाइम का नहीं पता चलता। ठीक उसी तरीके से पढ़ाई भी होनी चाहिए। देखिए पढ़ाई कामयाब तभी होती है जब पढ़ाई इसलिए ना की जाए कि कुछ बनना है, पढ़ाई सिर्फ इसलिए कर ली जाए कि हाँ आज पढ़ना है,
पढ़ के मजा आएगा, पढ़े बिना नींद नहीं आएगी। जिस दिन वो वाला जुनून होगा उस दिन आप किसी से ये नहीं पूछेंगे कि मुझे कितना टाइम लगेगा अटेम्प्ट करने के लिए या मैं कितने टाइम तक पढ़ लूं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अगला सवाल आता है वेयर आई कैन मेक मिस्टेक्स। देखो हर बच्चे के मन में सवाल होता है क्या मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा, क्या मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं जिसकी वजह से मुझे गलती का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा हो सकता है, लेकिन आपको कैसे पता चले? आपको तो रिजल्ट बताएगा कि गलती हुई है या नहीं हुई है। तो उस केस में ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जिन्हें हम या तो करते हैं या करने से हमें बचना चाहिए, इन्हीं दो बातों का ध्यान आपको रखना है। ठीक है, इसके अलावा आप आगे देखेंगे कि किस तरीके से चीजें आगे बढ़ेंगी, तो मैं आपको लेकर चलूंगा। देखिए सबसे पहले वाई शुड, एक सवाल और रह गया, वाई आई हैव टू डू दिस, सबसे मेन क्वेश्चन है वाई टू बिकम अ सीएमए। अगर आपसे कोई पूछे कि आपको सीएमए क्यों बनना है, तो आपके पास क्या आंसर होगा? अच्छी जॉब पाने के लिए, लाइफ में सेटल होने के लिए, या फिर सक्सेसफुल होने के लिए, या मेरा ड्रीम था। लेकिन एक सवाल और है, अगर शाहरुख खान से कोई पूछे कि आपको एक्टर क्यों बनना था, तो क्या लगता है उसका आंसर भी इनमें से कुछ होगा कि नहीं मैं बस एक इस दुनिया का सबसे अमीर एक्टर बनना चाहता था, या फिर कहा जाए कि मुझे फिल्मों में काम करने का शौक था। नहीं, वो यही बोलेगा कि यार मेरा पैशन है ये, ठीक है, मुझे करना था। जो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते और दूसरों की लाइफ को देखकर होते हैं, शाहरुख खान जी उनके लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ठीक है, लोग बोलते हैं सर नींद बहुत आती है मुझे, मैं कैसे पढूं, क्या करूं, मैं क्या करूं। तो मैं हमेशा उनको बोलता हूँ शाहरुख खान जी का एग्जाम्पल लो ना। आप देखो किस तरीके से उन्होंने जब एक्टिंग करी थी, तो एक्टिंग की दुनिया में जाने से पहले उन्होंने कई महीनों तक, कई सालों तक स्ट्रगल किया। वो आपने सुना होगा शायद कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर भी सोए थे। तो आपको अगर नींद आएगी, आपको कोई बोले कि आपको रेलवे स्टेशन पे जाकर पढ़ना है, तो क्या आप पढ़ पाओगे? आपको सारी सुविधाओं के बाद अगर पढ़ने को मिल रहा है और आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। ऐसी बहुत सारी कंसल्टेंसीज को हम देखते रहेंगे वन बाय वन। आपके पास मेरा नंबर होगा, आप मुझे फोन कर सकते हैं कभी भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे अहम सवाल इस वक्त पे ये आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, आप अगला अटेम्प्ट देने वाले हैं, तो ये सवाल को आपको खास ध्यान देना चाहिए। विच टाइप ऑफ स्ट्रेटजी आई नीड टू स्क्रिप्ट या आई हैव टू स्क्रिप्ट, कौन सी वो स्ट्रेटेजीज हैं, क्या मैं ऐसा करूं जिसकी वजह से मैं उन्हें लिख लूं तो वो मेरा जीवन सफल कर दे। वो सारी चीजें आपको आज जाननी है। ठीक है, चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं इसी बहाने। देखिए वाई शुड आई पे अटेंशन टू सीएमए टर्मिनल। आप इस चैनल पर आए हैं जिसका मैंने तहे दिल से शुक्रिया किया है, लेकिन आप इस चैनल पर बने क्यों रहे, आज मैं उसके रीजन देता हूं। सबसे पहले मैं आपको दुर्गा नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज दुर्गा नवमी है। आज आप देखेंगे किस तरीके से बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। माता ने बहुत सारे कहते हैं असुरों का संहार किया था। उसी तरीके से भगवान आपके अंदर से आपकी सारी बुराइयों को खत्म करे और सारी अच्छाइयों को जागरूक करे, ताकि आपके अंदर की जो शक्तियां हैं वो निकल कर आ सकें। ठीक है, तो वो कौन सी शक्तियां हैं जो आपको जगाने की जरूरत है, आज हम उसकी बात करेंगे। कुछ ऐसी 9-10 चीजें मैं आपको देना चाहूंगा जिन्हें कल अगर आप विजयदशमी से फॉलो करेंगे उन 10 चीजों को, तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मैं बता दूं ये सीएमए बहुत बड़ा, लाइक कहते हैं ना स्काई इज द लिमिट। ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स मैंने दिखे हैं जो एक जॉब में अच्छा खासा पैकेज उठा रहे हैं और उनको सैटरडे संडे के लिए सिर्फ दूसरी कंपनी हायर करती है कि आप सैटरडे संडे हमारे साथ काम कर लो, हम पूरे महीने की तनख्वाह देने के लिए तैयार हैं आपको। तो स्काई इज द लिमिट। आप इतनी छोटी सी उम्र में इतना ज्यादा पैसा कमा सकते हो जिसकी कोई हद नहीं है। आप अपने मॉम डैड को वो लाइफ दे सकते हो जिसकी कोई हद नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। मैंने भी किसी तरह इसी तरीके से आपकी तरह बैठ के ही किसी दिन ऐसा ही एक लेक्चर लिया था, जिसके बाद मैं अपनी लाइफ में सीरियस हुआ। आज आपकी बारी है। देखिए सबसे पहले सीएमए टर्मिनल आपको देगा क्या? फुल सिलेबस कवर्ड, यानी कि कवरेज जो होगी हमारे पास पूरे सिलेबस की है, चाहे वो डीटी हो, चाहे वो आईडीटी हो, चाहे वो उनके क्वेश्चन आंसर्स हो, कुछ भी हो, हमारे पास पूरे सिलेबस की कवरेज है। लाइक आज अगर आप बैठे और अंत तक अपने पेपर से पहले तक सिर्फ इस चैनल से पढ़कर आप अच्छे मार्क स्कोर कर सकते हैं। अच्छे कितने अच्छे? 80+ बिल्कुल आ सकते हैं। किस तरीके से आएंगे वो मैं बताऊंगा, करना आपको है। ठीक है जी, शुरू करते हैं।
तो देखिए, सबसे पहले कवरेज, लोगों को पता ही नहीं होता कि कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितनी देर में पढ़ना है। इनमें से एक भी चीज अगर मिस हुई ना तो रिजल्ट बहुत ज्यादा खराब हो जाता है यार। उसी पर आज हम बात करने वाले हैं कि यहाँ आपको क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया, देखिए, चाहे वो आईडीटी हो, चाहे वो एनडीटी आईडीटी हो, चाहे वो डीटी हो, दोनों ही आपको कवर करने को मिलेगा। इसके अलावा डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स ऑल चैप्टर विल बी कवर्ड सीक्वेंस वाइज। आपने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं या बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो आपको सिलेबस प्रोवाइड तो करवाते हैं लेकिन आपके हिसाब से नहीं, उनके हिसाब से। कुछ क्लिप यहाँ की उठा के डाल दी, कुछ क्लिप वहां की उठा के डाल दी, जिससे लोग, ऑडियंस तो अट्रैक्ट होती है लेकिन सिर्फ कुछ देर के लिए। बाद में वो चैनल शायद आपके कभी काम ना आए एक्सेप्ट रिवाइज, क्योंकि रिवीजन तो आप किसी भी चीज का कर सकते हैं, देखो जो उन्होंने अपलोड किया। लेकिन यहाँ पर सीक्वेंस वाइज चैप्टर 1 से लेकर अंत तक सारी चीजें कवर्ड होंगी। आप स्टडी मैट उठाकर कभी भी मैच कर सकते हैं, कोई भी चीज आपको मिसिंग नहीं मिलेगी। दूसरी चीज, ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम स्टडी मैथ्स विल बी कवर्ड, यानी स्टडी मैथ जो आपका है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स का हो चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स का हो, वो कवर्ड होगा यहाँ पर। स्कैनर्स, लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर विल बी सॉल्व, लाइव सॉल्व करेंगे अपन लोग। यानी कि मैं यहाँ बैठा हूँ, वीडियो लाइव चल रही है, आप क्वेश्चंस को अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, बीच में आप डाउट सॉल्व कर सकते हो कि सर मेरे को ये डाउट आ रहा है, क्या हो रहा है, एक बार बता दो, फिर आगे बढ़ो। तो वो वाली चीज हम करेंगे, ठीक है। 5 साल के क्वेश्चन पेपर, इसका मतलब आप देखो 10 अटेम्प्ट पिछले जो गए हैं उनके क्वेश्चन पेपर, एक पेपर में लगभग 18 से 20 क्वेश्चन होते हैं। और अगर हम 10 पेपर सॉल्व करते हैं तो यानी 200 ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं लगभग, जो एग्जाम में पूछे गए हैं। पूरा का पूरा सिलेबस नहीं बदला है, देखो सिलेबस चेंज जरूर होता है, पूरा नहीं बदल जाता है। लॉ तो वही रहेगा ना यार, देखो लॉ फाइनेंशियल ईयर थोड़ा बहुत चेंज होता है, ऐसा तो नहीं है कि इनकम टैक्स ही उठाकर दूसरा दे देंगे। तो अगले 10 अटेम्प्ट के जो भी क्वेश्चन पेपर्स हैं उन्हें हम उठाएंगे, एक एक करके, थोड़ा थोड़ा गैप देके, ऐसा नहीं आज कल परसों करके आपका सिलेबस कवर किया जाएगा। ये मैंने सीक्वेंस में ही लिखा है, जो लिखा है देखो, सबसे पहले आपका सिलेबस कवर होगा। पहली प्रायोरिटी क्या होती है कि आपका जो सिलेबस है उसको कवर किया जाए, ठीक है। उसके बाद हम देखो क्वेश्चन आंसर्स लेकर बैठेंगे, हालांकि चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर हम पहले ही करते रहेंगे, जो कि स्टडी मैट से नहीं होंगे, मेरे खुद के डिजाइन होंगे और वो बहुत प्रो लेवल के क्वेश्चन आंसर्स होंगे। उनको हम चैप्टर वाइज ही सॉल्व करेंगे। एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर्स देंगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, और लास्ट में हम स्टडी मैथ्स के क्वेश्चन पेपर्स उठाया करेंगे, ठीक है। उसके बाद स्कैनर्स, मैंने आपको बताया स्कैनर सबसे आखिरी में उठाया जाएगा, क्योंकि स्कैनर देखिए लोगों को लगता है स्कैनर इसलिए होते हैं कि हम पेपर किस तरीके का आता है वो देख ले, नहीं। स्कैनर पढ़ने की सलाह इसलिए दी जाती है ताकि आप ये देख सके कि पेपर में लिखना कैसे है, क्या लिखना है वो कोई भी स्कैनर नहीं बताएगा। देखो कैसे बता देगा, लास्ट टाइम क्या आप पिछले 50 सालों के पेपर उठाकर देख लो, 50 साल तो खैर बहुत ज्यादा बोल दिया, आप 25 साल के क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लो, आपको तब भी पता नहीं चलेगा कि लिखना क्या है। लेकिन लिखना कैसे है ये स्कैनर आपको बता देता है। मैं हमेशा कहता हूं अगर आपका रिजल्ट खराब है तो किसी टॉपर को पकड़ो, उसकी कॉपी डाउनलोड करवाओ, अपनी कॉपी डाउनलोड करो और मैच करो, ऐसा क्या लिखा था उसने जो मैं नहीं लिख पाया यार, और तब आपको पता चलेगा मिस्टेक हुई कहाँ है। एक्चुअल में ना लोग मिस्टेक रिपीट करते हैं, उन्हें रेक्टिफाई करना नहीं आता है। मिस्टेक करना बड़ी बात नहीं है, मिस्टेक को रेक्टिफाई कर लेना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो उसके बाद क्विज गेम, देखिए क्विज गेम क्या है मैं आपको बता दूं, ये हमेशा से ही मेरे बच्चों के साथ चलता है। क्विज गेम एक तरह का गेम होता है जहां आपको ऑप्शंस या फिर टिक मार्क दिए जाते हैं या फिल इन द ब्लैंक्स दिए जाते हैं। डेली बेसिस पर 10 क्वेश्चंस कवर्ड होते हैं और ये लगभग 30 दिन तक चलता है पर सब्जेक्ट। एक 2-4 मिनट का गेम होगा जिसे आपने 10 में से 10 क्वेश्चन दिए, लगभग सैकड़ों बच्चे उस गेम को खेलते हैं और रैंक लाते हैं। आपको लाइव पता चल जाएगा कि आपकी रैंक क्या है, इतने बच्चों में आप कौन से नंबर पे हो, कितनी देर में आपने दिया आंसर्स, कितने करेक्ट आंसर्स दिए, सब उसमें मेंशन होता है। लाइव आपको तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा, यानी 2 से 3 मिनट लगा के आप पूरे चैप्टर का रिवीजन ले सकते हो। अब आप मुझे बताओ, अगर 30 दिन, मैं कहता हूँ 30 डेज अगर आपके क्वेश्चंस कवर्ड हो रहे हैं तो उस बीच आप देखो कि 10 क्वेश्चंस अगर हैं तो आपने कितने 300 क्वेश्चंस कवर कर लिए पर सब्जेक्ट, प्लस में 200 क्वेश्चंस आपने कवर किए कहां से, यहां से जो मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम ओरिएंटेड थे, प्लस में जो स्टडी मैट के अलावा जो मैं क्वेश्चंस दूंगा हर के, इसके बाद बचेगा क्या,
तो मैं कहता हूँ बहुत कुछ बचेगा भाई। इतना पढ़ लेने से अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में सीएमए बन जाते तो कोई भी सीएमए बन जाता। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ एग्जाम। आप सोचो, आपने पूरा पेपर किया, आप घर आए, कई लोग ऐसे होंगे जो पहले पेपर दे चुके हैं, आप घर आए, आपने घर आकर देखा कि भाई 80 नंबर का पेपर करके आया हूं, ना करते कितने नंबर काटेगा एग्जामिनर? कम से कम 40 तो देगा, एटलीस्ट पासिंग मार्क्स मैंने कवर कर लिए। और जब आप पेपर लिख कर आए तो पता चला आपके 16 नंबर आए, आपके 29 नंबर आए आपके, तो ये कैसे हुआ? लाइक 80 नंबर का पेपर किया और आए 16, आए 29, 29 मार्क्स ओनली, ये कैसे हुआ? रहस्य है। यही तो सीखना है आगे चल के कि एग्जामिनर नंबर कैसे देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद प्रेजेंटेशन ऑफ एग्जाम हो गया, उसके बाद आप देखेंगे 3 आवर्स ऑफ राइटिंग स्ट्रेटेजी एंड प्रैक्टिस। 3 घंटों में पेपर कैसे लिखें, पहले मैं ये आपको सिखाऊंगा। एंड में जब आप सब कुछ पढ़ चुके हैं तभी तो लिख पाओगे ना, तो पहले मैं आपको ये सिखाऊंगा कि 3 घंटे में लिखते कैसे हैं। उसके बाद लाइव अपन लोग बैठेंगे, आप लोग सामने होंगे, अपन लोग मीटिंग करा करेंगे जूम पर या फिर कह लो गूगल मीट पर या माइक्रोसॉफ्ट मीट पर, जहां पर आप देखेंगे टीम्स पर कि 3 घंटे में पेपर लिखना कैसे, जहां कैमरा ऑन रहेगा और आप लोग टेबल पे बैठ के लिखोगे। वहां पर नकल करने की फुल छूट होगी। क्यों होगी? क्योंकि मेरे हिसाब से पेपर ओपन बुक होना चाहिए। यार देखो, आईएएस में भी ऐसा नहीं होता जैसा सीएमए में होता है। ठीक है, सीएस सीएमए सीएस इज मोर टफ देन सिविल सर्विसेज। क्यों? कमाल की बात है, आप देखो आपके 59 मार्क्स आए हैं, 59 मार्क्स, 3 सब्जेक्ट एक ग्रुप में, 3 सब्जेक्ट एक ग्रुप में, और बाकी में आए हैं 39 स्टिल आपको सारे पेपर दोबारा देने हैं। सोच कर यार, 59 मार्क्स 3 सब्जेक्ट में, इट मींस मेरे को इनफ नॉलेज है उस सब्जेक्ट की अगर मैं दे रहा हूं तो, बट नहीं, स्टिल आपको पूरे पेपर दोबारा देने पड़ेंगे। तो सिविल सर्विसेज से भी ज्यादा टफ एग्जाम हो जाता है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो इसलिए वहां पर आप, मेरे को लगता है कि ओपन बुक एग्जाम भी रख दो ना, और पेपर पूरा कॉन्सेप्चुअल हो, तो पास होने वाले असली हकदार होंगे कि हाँ नहीं वो डिजर्व करते थे पास होना। तो इसलिए मैं जब भी पेपर लूंगा, मेरे पेपर में नकल मारने की पूरी छूट है। एटलीस्ट नकल मारोगे ना जब ऐसे जल्दी जल्दी में, आप कितना नकल मार लोगे? देखो मैं तो कहता हूँ जब पेपर हो रहा है तो आप बुक में खोजोगे या फिर आप लिखोगे, तो वो वाली चीज आ जाती है, वहां पर नहीं देख पाते। लेकिन फिर भी अगर आपने देख लिया तो इट मीन्स आप चैंप, और आपको जिंदगी भर वो कॉन्सेप्ट याद रहने वाला है कि नहीं उस टाइम पे नकल मारी थी, ये तो नहीं भूल सकते। ठीक है, उसके बाद डाउट सॉल्विंग होगी, सेशन होगा। देखो मंडे टू फ्राइडे 2 PM टू 3 PM 1 घंटे का डाउट सेशन है। हफ्ते में 5 दिन, अगर मैंने जो पढ़ाया उसका कोई भी डाउट है या आप खुद से कोई पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट, तो उसमें अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, सिर्फ मेरे सब्जेक्ट्स में। कौन से? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स अभी के लिए। ठीक है, उसके बाद आपको जो प्रोवाइड होंगे, हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड होंगे। देखो टेस्ट सीरीज होंगी जो कि हम प्लेटफॉर्म होगा वहां पर शेयर करेंगे, आप डाउनलोड करके टेस्ट दे सकते हैं, जिसमें आपको मार्क्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। बाकायदा टीम लगेगी जो आपको चेक करके मार्क देगी। ठीक है, टेक्स्ट फॉर्म में या फिर चार्ट फॉर्म में आपको पीडीएफ बुक्स मिलेंगी, वो बुक्स मैं आपको दिखाऊंगा। ऐसे बुक्स हैं जिसे शायद अगर अंधा भी पढ़ लेगा ना तो पास हो जाएगा। लाइक अंधा कहने का मतलब है कि जो बुक्स ही नहीं देखता कभी, अगर वो भी एक बार पलट ले तो वो पास हो जाएगा, एटलीस्ट पासिंग मार्क्स उसके भी आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इंट्रोडक्शन एंड स्ट्रेटेजी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन। देखो डायरेक्ट टैक्सेशन का हम पहला चैप्टर लेने जा रहे हैं, जिसको हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उसको, हम किस तरीके से आप देखेंगे। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वेलकम बैक, एक बार फिर से स्वागत है आपका सीएमए टर्मिनल में। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला चैप्टर आपका होगा बहुत ही जोश के साथ, पेपर नंबर 7 डायरेक्ट टैक्सेशन का सेक्शन ए। ठीक है, सिलेबस स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं मोटा मोटा। मॉड्यूल में जो दे रखा है आपको, देखिए वेटेज भी दे रखी है, सेम चीज पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको दे रखा है बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट का बेसिक आपको दे रखा है, वो भी बहुत कम है, आपको पढ़ने को मिलेगा। देखिए अभी तो सिलेबस एक साथ हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स। 2022 से पहले ये अलग अलग हुआ करते थे, तो दोनों को लेकर चलना है हमें, ताकि इन केस जो चीज यहाँ से हटाकर फाइनल में भेजी गई है वो कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आपके काम आने वाली है। तो मैं पढ़ाऊंगा वो आपके सिलेबस से ओरिएंटेड नहीं होगी, लेकिन बाद का जो बीच का सिलेबस है ना, जो उसकी वजह से गैप कम हो रहा है, वो भर जाएगा।
तो आपको एक चीज से दूसरी चीज को कनेक्ट करने की जो पावर है वो बढ़ जाएगी। साथ में जो 2022 के सिलेबस के लोग से पहले हैं, जो 2016 के सिलेबस के लोग हैं, बच्चे हैं, उनको भी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स है जो कि आपको 10% दिया हुआ है। देखिए मैं नंबर नहीं बताऊंगा, आप परसेंटेज खुद निकाल लीजिए, क्योंकि टोटल वेटेज में आपको बता दूं 50 नंबर की है। 50% यहाँ पर आप नंबर ले सकते हैं, उसका 50 नंबर का 10% है। ठीक है, उसके अलावा हेड्स ऑफ इनकम, देखिए हेड्स ऑफ इनकम में मोटा मोटा आपको अभी बता दूं कि कुछ प्रकार के इनकम है जो गवर्नमेंट ने डिफाइन कर रखी है कि आप जो भी इनकम कमाएंगे इसी में से कमाएंगे, या कुछ इस तरीके से कहिए कि आप जो भी इनकम कमाएंगे उन्हें इनमें से किसी एक हेड में जाना होगा, इसके अलावा कहीं और नहीं जा सकती। टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, ठीक है, ये सारी चीजें अभी डिस्कस करने की है नहीं, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है कि आपको प्रिपेयर किस तरीके से करना है, वो आपको तब पता चलेगा, हम वापस आएंगे इस पर तब बाद में जब हम अपना सिलेबस कवर कर चुके होंगे, शायद तब, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट की शुरुआत में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेशन का भी एक बार देख लेते हैं। देखिए चौथे नंबर पर दे रखा है कॉन्सेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन, जिसे हम जीएसटी कहते हैं, जीएसटी। सेम इसी तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं डायरेक्ट टैक्सेशन दे रखा है, लेकिन इस डायरेक्ट टैक्सेशन को आप पढ़ेंगे इनकम टैक्स, क्या पढ़ेंगे, इनकम टैक्स, यहाँ पर आप पढ़ेंगे। ठीक है, और आगे लेकर चलता हूँ। देखिए जीएसटी है, जीएसटी में आपको 5% दे रखा है, क्योंकि बहुत छोटा सा इसका पोर्शन दे रखा है यहाँ पर इंटरमीडिएट में। गुड्स एंड टैक्स लॉ जो है वो आपको पढ़ना है पूरा का पूरा, जिसमें 35% की वेटेज है। फिर यही बात बोलूंगा फाइनल में भी है, तो नॉमिनल सी चीजें हैं जिसे आप बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं। एंड आई कैन गारंटी जब आप डायरेक्ट टैक्स पढ़ेंगे ना, तो उसके बाद गोद में बिठाकर पढ़ेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेशन को। सॉरी, इनडायरेक्ट टैक्स बहुत छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा बच्चा है, आप शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये इतना सिंपल है तो लोग डरते क्यों हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, पढ़ने में जिन सब्जेक्ट को मजा आता है ना, मैं बताऊं उनमें से एक है ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन। ठीक है, उसके बाद कस्टम एक्ट का छोटा सा पोर्शन दे रखा है, वो इसलिए दे रखा है क्योंकि जीएसटी से कनेक्टेड है थोड़ा बहुत, कहीं ना कहीं, ज्यादा नहीं, 5 नंबर का आपको दे रखा है बस। कितने मार्क्स का दे रखा है ये, 5 मार्क्स का, 10% जैसे आप देख रहे हैं 50 नंबर का। ठीक है, ये सारी चीजें के सिलेबस में क्या है, कितने नंबर की है और कितने नंबर का पेपर में आता है, इन चीजों पर नहीं जाइएगा, इन नंबर्स पे मैं आपको बता दूं, आपको सब पढ़ना है और इक्वली पढ़ना है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो इधर नहीं पढ़ना उधर नहीं पढ़ना, इतना नहीं पढ़ना उतना नहीं पढ़ना, सब बराबर पढ़ना है। ठीक है, और एक डॉट भी है ना, मैं कहता हूँ देखो एक डॉट जैसे फुल स्टॉप आप कह रहे हो, वो कहाँ लगाना है वो भी इंपॉर्टेंट है पेपर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सवाल होगा आपके मन में, जैसे देखिए ये मैडम जी हैं, ये बैठी हैं कि हाउ टू बिकम अ टैक्स एक्सपर्ट। देखिए टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके कहीं पे भी काम आ सकता है। आप रोड चल रहे हैं आपके काम आएगा, आप महफिल में बैठे हैं आप उन्हें कॉस्ट नहीं बढ़ा सकते जो दोस्त आपके सीए, सीएमए, सीएस या कॉमर्स से नहीं है। लेकिन टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप पैसे बचाते हैं लोगों के, बिल्कुल वो पैसे बचाने वाला सब्जेक्ट है, तो पैसे बचाने में हर कोई माहिर होता है। ठीक है, देखो ये मैम तक शायद मेरी आवाज पहुंच गई है, तभी इनके चेहरे पर स्माइल आ गई कि अब तो मैं भी एक छोटी मोटी टैक्स एक्सपर्ट बनी जाऊंगी। बिल्कुल, वी आर कमिटेड टू मेक यू टैक्स एक्सपर्ट। और आज पहली क्लास है, पहला चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज बेसिक कंसेप्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन। ठीक है, उसको पढ़ने के बाद ही आप देखेंगे कि आपको टैक्स के छोटे मोटे कैलकुलेटर तो आप बन गए, लोगों को बता सकते हो यार टैक्स होता है ऐसे, ऐसे बचाना होता है, ये कंसेप्ट होते हैं, किसी के आगे सुपीरियर देख सकते हो। आज ही की क्लास के बाद मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखिए इनकम टैक्स। मैंने आपसे पूछता हूँ एक सवाल के साथ कि इनकम टैक्स होता क्या है, आपके हिसाब से इनकम टैक्स क्या है, आप अपने अपने व्यू दें और उसके बाद हम डिस्कस करें तो ज्यादा अच्छा होगा, राइट। तो सबसे पहले देखिए इनकम टैक्स इज द टैक्स लेविड बाय ऑन द इनकम अर्न्ड बाय अ पर्सन। यानी कि इनकम टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो किसी भी पर्सन की कमाई हुई इनकम पर लगाया जाता है, राइट। हाँ ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है जी, आप ठीक हैं, लेकिन आज आखिरी बार। क्या मतलब है सर आखिरी बार, इसके बाद हम ठीक नहीं होंगे? अगर आप ये डेफिनेशन दे रहे हैं तो आप कभी ठीक नहीं होंगे।
ठीक है, ये डेफिनेशन ठीक है, लेकिन एक लेमैन के लिए जो रोड पे चलता फिरता व्यक्ति है वो भी बता देगा, तो फिर आप क्यों पढ़ रहे हो? और आप मुझे बताओ, अगर इनकम टैक्स कमाई गई इनकम पर लगता है तो फिर तो कोई भी टैक्स निकाल लेगा। मेरा एक घर था जिसका लाइक 40,000 रुपए समथिंग किराया आता था, और 2 महीने किराएदार थे नहीं, या फिर मैंने कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ भी XYZ रीजन से वो घर खाली था, तो 10 महीने का मेरी जो इनकम हुई वो 4 लाख हुई, 4 लाख पे मुझे टैक्स पे करना है। तो फिर हमारी क्या जरूरत, आपकी क्या जरूरत? समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कहाँ मैं डिलीवर कर रहा हूँ, किस लेवल तक? इतना बेसिक कि यार सही बात है, अगर कमाई हुई इनकम पे टैक्स लगता है तो फिर तो कोई भी दे देगा, हम लोगों की क्या जरूरत, कोई भी कैलकुलेट कर लेगा। तो इसलिए ये लैंग्वेज को हम कर देते हैं गलत। तो फिर सही क्या है सर, आप ही बता दो। बताते हैं, इसको हम बोलेंगे रियल इनकम। एक नया नाम दे दिया हमने, रियल इनकम। दैट इज इनकम जो कि कमाई हुई है एक्चुअल एक पर्सन की। रियल इनकम मीन्स द एक्चुअल इनकम अर्न बाय अ पर्सन, दैट इज रियल इनकम। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है? टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम क्या होती है सर, वो भी बता दो। इनकम ऑन विच टैक्स इज पेबल, ऐसी इनकम जिस पर आप टैक्स सरकार को देते हो, उसको हम टैक्सेबल इनकम बोलते हैं। रियल इनकम पर टैक्स नहीं देते। ठीक है, तो फिर आप मुझे बताइए, अगर मैं सवाल करूं कि एग्जाम में निकालना क्या होगा, सर टैक्सेबल इनकम, और दिया क्या होगा, रियल इनकम। डिफरेंस पता चल गया? अब यही डिफरेंस होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने आपको कुछ बताया, रियल इनकम जिसकी डेफिनेशन है, रियल इनकम मींस द एक्चुअल इनकम अर्न बाय अ पर्सन। पहला वर्ड आपने सीख लिया। इसके बाद टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम की डेफिनेशन आपने क्या पढ़ी, इनकम ऑन विच टैक्सेस पेबल, ऐसी इनकम जिसके ऊपर टैक्स पे किया जाना होता है। देखिए लिखिएगा नहीं, मैं आपको बता दूं, कोई भी लिखेगा नहीं। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी बुक में दी हुई हैं और बुक आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, बता देंगे कहाँ करनी है, बता देंगे। ठीक है, तो इनकम में दो तरह की इनकम हमने डिफाइन कर दी, रियल इनकम, टैक्सेबल इनकम, इनको आपको याद रखना है। उसके बाद 3 सिनेरियो आपको दिए गए, इक्वेशन आपको दी गई, जिसमें आपको बताया गया दैट रियल इनकम इज ग्रेटर देन टैक्सेबल इनकम, और रियल इनकम इज इक्वल टू टैक्सेबल इनकम, और रियल इनकम इज लेस देन टैक्सेबल इनकम। आप बताइए क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? सर मोटा मोटा आपने जिस हिसाब से बताया दोनों में डिफरेंस है, और कुछ हमने सुना है ऐसा कि कुछ छूट मिलती है सर, कुछ ना 5 से 10% की ऐसा कुछ बोला था, या 5 लाख 2.5 लाख ऐसा कुछ सुना है हमने, छूट मिलती है। इनकम टैक्स बहुत फेमस है सर, हम पहले से जानते थे इसके बारे में। तो छूट मिलती है, वाकई छूट मिलती है, और इसीलिए आप बता रहे हैं कि ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये वाली इक्वेशन सर, ये बहुत ठीक है सर, बिल्कुल ये ठीक है, लेकिन ओनली 90%। अच्छा, ये सिखाने लाए थे आप हमें? तो मतलब सर वो तो हमें भी पता चल गया, फिर 10% ये ले लो, कई केसेस में सेम हो जाती होंगी। वो छूट वूट सबको थोड़ी देती होगी सरकार, कुछ तो टर्म्स होती होंगी। बिल्कुल, ये टर्म्स आ जाती हैं बची हुई 6%। और ऐसी अगर इक्वेशन पेपर में आ गई, एग्जाम में आ गई, तो बारे न्यारे हैं, लाइक कैलकुलेट ही क्या करना है, फिर टैक्स रेट लगाना है और दे देना है। जो है रियल इनकम वही टैक्सेबल इनकम। लेकिन 4% इनकम ऐसी होती है जिसमें कि ये वाली इक्वेशन काम आती है, लाइक रियल इनकम इज ग्रेटर देन टैक्सेबल इनकम। सर ऐसा सोच भी कैसे सकती है सरकार? आपका कहने का मतलब है कि जितना कमाया उससे ज्यादा पर टैक्स दिया? हाँ दिया। ये तो गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। आपको लग रही है गलत बात साहब? इतने बड़े बड़े अगर गवर्नमेंट में जो लीडर्स हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो बैठे हैं, तो कुछ तो सोचकर रूल बनाया होगा देखो उन्होंने। और आप भी जब आप पहुंचेंगे वहां तक सिनेरियो पढ़ने, अभी आगे चलकर हम पढ़ेंगे, तो पता चलेगा आपको कि नहीं, गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से वो चीजें ठीक है, ऐसी ही होनी चाहिए। ठीक है, अब समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा सर। और ये जो परसेंटेज है मैंने आपको बताई, ये परसेंटेज एस्टिमेटेड बेसिस पर है, एक मोटा मोटा रफली आइडिया लिया गया है। ठीक है, अब आपने देखो 4 चीजें पढ़ ली, एक तो रियल इनकम पढ़ ली, एक टैक्सेबल इनकम पढ़ ली, उसके बाद आप पढ़ेंगे पर्सन। पर्सन कौन होता है? मींस हु कैन अर्न। देखिए ऐसा कोई भी शख्स
जो कि कमा सकता है, कमा रहा है नहीं कमा रहा है डजंट मैटर, कमा सकता है मीन्स वो पर्सन है। जैसे आप हो गए, आपके छोटे बड़े भाई बहन हो गए जो कमा तो नहीं रहे, एज ए स्टूडेंट वो कमा तो सकते हैं देखो चाहे तो, लेकिन कमा नहीं रहे, तो वो पर्सन है। आगे हम पढ़ेंगे कि एसएससी क्या होता है। देखिए एसएससी कौन होता है, टैक्स पेयर। ठीक है, एसएससी कौन होता है, टैक्स पेयर। और मैं आपको अभी बता दूं ये पूरी डेफिनेशन, दोनों ही डेफिनेशन अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं है। सर इनकम टैक्स ही पढ़ा रहे हो ना, या अपनी तरफ से कुछ भी पढ़ाई दिए जा रहे हो? देखो बहुत विश्वास करके आए हैं हम, कुछ और ना पढ़ा देना हमको। बिल्कुल नहीं। लेकिन अभी मैं आपको इनकम टैक्स की डेफिनेशन से उठाकर अगर मैं पर्सन और एसएससी की डेफिनेशन बता दूं तो आपके ना समझ में आएगी और बाकी चीजें सर के ऊपर से चली जाएंगी। तो अभी इंटरमीडिएट में आपको इतना ही सीखना है और आप सही जानने के बिल्कुल हकदार हैं, लेकिन अभी नहीं, जब सही समय आएगा तो हम आपको खुद सिखाएंगे। ठीक है सर, ये क्या है? देखिए कुछ तो है, कुछ तो है। क्या है मैं आपको बता दूं। ये कौन है सर, पहले इनसे मिलवाओ। देखो ये है हमारे एसएससी। एसएससी कौन है सर? लाइक एसएससी कह लो या पर्सन कह लो, लेकिन ये है कौन, इनका कुछ तो नाम होगा। बिल्कुल, इनका नाम है, इनका नाम है मिस्टर सीटी। होता है ना, हम मिस्टर सीटी बोलेंगे इनको। सर सीटी कैसा नाम है? अब है तो है, वो उनसे पूछो उनके आधार कार्ड में क्या लिखा है। और सर ये क्या है? देखिए ये कुछ ईयर है, जिसे हम कहेंगे फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, जो कि 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च, इस बात को याद रखिएगा, शायद आपने सुना हो तो 23, 24 और 24, 25 आप देख रहे हैं यहाँ पर है। हाँ सर इतना समझ आ गया। और ये क्या चल रहा है सर, ये करंट क्यों दौड़ रहा है? ये करंट नहीं है, ये जो मिस्टर सीटी हैं, ये मिस्टर सीटी जो है ये पैसा कमा रहे हैं। पैसा कमा रहे हैं, हाँ पैसा तो कमाएंगे, सूट बूट है, देखो एक हाथ जेब में डाल के टशन में बैठे हैं, खड़े हैं, तो पैसा तो कमा रहे होंगे ना पूरे साल। और इसके बाद हम देखेंगे प्रीवियस ईयर। देखो 4 शब्द मैंने आपको सिखाए, कौन कौन से सिखाए मैं दोबारा बता देता हूँ। रियल इनकम, टैक्सेबल इनकम, पर्सन और एसएससी। लिखना नहीं है, समझ लीजिए बस चीजों को। ठीक है, प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर क्या होता है सर? ये क्या सिखा रहे हो प्रीवियस ईयर? प्रीवियस ईयर का मतलब होता है पिछला वर्ष। ये डायरेक्ट टैक्स में सीखना था सर। सर धोखा दे रहे हो आप। देखिए मैं कोई धोखा नहीं दे रहा, इसकी बहुत अहमियत है, इस साल की बहुत अहमियत है प्रीवियस ईयर की, भूलने वाली चीज नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं प्रीवियस ईयर में क्या होता है, इनकम, पैसा कमाया गया। क्या किया गया? पैसा कमाया गया मिस्टर सीटी द्वारा। मिस्टर सीटी द्वारा पैसा कमा लिया गया। और देखिए आप हुआ क्या, यहां पर इन्होंने पैसा कमाया। किसने कमाया? मिस्टर सीटी ने। लाइक मिस्टर सीटी ने पैसा कमा लिया। ठीक है, और यह है डिटर्मिनेशन ईयर। डिटर्मिनेशन ईयर क्या होता है कि जिसमें टैक्स को डिटरमाइन किया जाता है, नाप तोल की जाती है टैक्स की। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, टैक्स लिया जाता है, टैक्स कब लिया जाएगा? लाइक आपने जो इनकम कमाई, क्या उससे पहले आपका सालाना टैक्स जाता है? देखिए इनकम टैक्स ये तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता ही दिया जाता हूँ। इनकम टैक्स साल में एक बार जाता है। ठीक है, तो कब दिया जाता होगा? लाइक कमाने से पहले साल में दिया जाता होगा, या कमाने वाले साल में दिया जाता होगा, या फिर कमाने के बाद दिया जाता होगा? सर अगर थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाऊं तो इतना बता सकता हूं कि पहले तो नहीं दिया जाता होगा, क्योंकि कमाया कितना ये कैसे पता चला, और ये तो करंट ईयर में भी पता नहीं चलेगा, है ना, नहीं पता चलेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पर आप देखेंगे कि अगर मैं कहूं कमाते कमाते भी देना है, तो यहां पर देखिए ये आ गया 31 मार्च। ठीक है, 31 मार्च, और यहां पर आ गया 1 अप्रैल 2024। ठीक, अब यहां पर भी तो मेरे को नहीं पता चल रहा, क्योंकि रात 12 बजे तक मेरी दुकान खुलती है सर। 12 बजे 1 अप्रैल लग जाएगा, 12 बजे तो मैं गल्ला बंद करूंगा, तो मुझे पता कैसे चलेगा मैंने कितना कमाया? समझ रहे हैं आप? ये वाली चीजें होती हैं। तो इसका मतलब है सर डिटर्मिनेशन ईयर में डिटरमाइन किया जाता है, तो दिया भी डिटरमिनेशन ईयर में जाता होगा।
बिल्कुल डिटर्मिनेशन ईयर में दिया जाता है। आगे देखते हैं, टैक्स पेबल, डिटर्मिनेशन ईयर में इन्होंने टैक्स पे किया, हाँ भाई ले जाओ और खुशी खुशी ले जाओ, ठीक है। अब देखिए डिटर्मिनेशन ईयर को मैंने हटा दिया यहां से, थोड़ा सा क्यों हटा दिया, क्योंकि मैं इसका थोड़ा सा नाम चेंज करने वाला हूं। नाम क्या दिया मैंने इसका, असेसमेंट ईयर। एसेस किया जाता है टैक्स को, नापा जाता है, निर्धारण किया जाता है टैक्स को। यही वो सही शब्द है जो आपको लॉ में पढ़ना था, जिसको तोड़ मड़ोड़ को मैं लेकर आया आपके सामने। प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर, ठीक है, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर किसी साल का असेसमेंट ईयर था और असेसमेंट ईयर किसी साल का प्रीवियस ईयर होगा। बात वही, जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होगा, ठीक है। ये इंजन और डब्बा है जो एक दूसरे के आगे पीछे चलते रहते हैं, ठीक है। टैक्स की एक ड्यू डेट होती है जिस डेट पर आपको टैक्स पे करना होता है। देखिए अब आपने कुछ चीजें समझ ली, आपने क्या क्या समझा, आपने प्रीवियस ईयर समझ लिया, आपने असेसमेंट ईयर समझ लिया कि प्रीवियस ईयर में इनकम कमाई जाती है, असेसमेंट ईयर में इन टैक्स पेबल होता है। प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन पढ़ी जाए, द फाइनेंशियल ईयर इन विच इनकम इज अर्न। ऐसा प्रीवियस ईयर, ऐसा ईयर जिस ईयर में पैसा कमाया गया, वो होता है फाइनेंशियल ईयर, जिसको हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर। और जिस फाइनेंशियल ईयर में टैक्स पे किया गया उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। हिंदी में डेफिनेशन ठीक है, इंग्लिश में असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन आप पढ़ेंगे, द फाइनेंशियल ईयर इन विच टैक्स इज पेबल ऑन टैक्सेबल इनकम विच इज अर्न्ड इन प्रीवियस ईयर। यानी कि पिछले साल प्रीवियस ईयर की कमाई गई इनकम पर जो टैक्स लगना है करंट फाइनेंशियल ईयर में, दैट इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर। अब समझे, यहां मैं आपको लाना चाहता था। तो अब आपने कुल कितने चीजें समझ ली, आपने 6 शब्द समझे। कौन कौन से समझ लिए, सबसे पहले आपने रियल इनकम समझा, उसके बाद आपने टैक्सेबल इनकम समझा, उसके बाद आपने पर्सन समझा, एसएससी समझा और प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर समझ लिया। टोटल 6 शब्द आपने समझ लिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 में ये एक्ट बनाया गया था। बिल्कुल आप लॉ का एक पार्ट पढ़ रहे हैं जिसको हम एक्ट बोलते हैं। सेक्शन नंबर 4, चार्ज ऑफ इनकम टैक्स, यही वो सब्जेक्ट है जिसकी वजह से आपको पढ़ना है और बहुत मजा आएगा पढ़ने में। और इन केस अगर आपको बोरिंग हो गया तो यही वो सेक्शन है जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा बोरियत होने वाली है। वैसे मेरे साथ रहेंगे तो ऐसा होने वाला नहीं है, मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है जी। तो सर एक बात बताओ, सेक्शन 1 से पढ़ाओ ना, बिल्कुल 1 से ही पढ़ाना चाहिए और 1 से ही पढ़ाता। लेकिन दुनिया का कोई भी लॉ आप उठाकर देखिए या कोई भी एक्ट आप उठाकर देखिए, तो उसमें क्या होता है, पहले सेक्शन में उसका नाम और एप्लीकेबिलिटी होती है कि कहां कहां पर वो एप्लीकेबल होगा। तो एज यू नो, एक ही इनकम टैक्स ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल होता है, तो वहां कुछ बताने की जरूरत है नहीं, और नाम मैंने मेंशन कर दिया था, इनकम टैक्स एक्ट 1961। सेकंड जो सेक्शन होता है, सेकंड सेक्शन में मैं आपको बता दूं डेफिनेशंस होती हैं, बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं, आप एक एक करके समझेंगे, पढ़ेंगे, याद भी करेंगे। तो सर 3 से पढ़ाते हैं, हाँ कायदे से देखिए 3 से पढ़ाना चाहिए था, लेकिन 3 में मैं आपको बता दूं प्रीवियस ईयर को डिफाइन किया गया है, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपको पता भी नहीं चला। सर क्या सेक्शंस याद करने हैं? बिल्कुल करने हैं। अगर कोई कहता है सेक्शंस याद नहीं करने तो तुरंत वहां से उठ जाना, फिर आप गलत संगत में बैठे हो, मैं आपको बता दूं। कोई अगर आपसे कह रहा है इंटरमीडिएट में सेक्शन याद करना बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि फाइनल में ये चीजें कवर नहीं होंगी। इनकम टैक्स लिखने के, एक्ट नंबर लिखने के, सेक्शन लिखने के, सब चीजों के नंबर मिलते हैं, मैं आपको बता दूं, ठीक है। पढ़ते हैं, टैक्स ऑन द इनकम ऑफ पर्सन, पढ़िए, टैक्स ऑन द इनकम ऑफ पर्सन, यानी पर्सन की इनकम पर टैक्स लगता है, दैट इज इनकम टैक्स चार्ज होता है। सर ये अलग अलग लिखा हुआ है क्यों? तो लिखे रहने दो, आपका क्या जाता है, आप पढ़ो, आपको पढ़ने के लिए दिया गया। हाँ सर समझ गए। सेक्शन 4 क्या कहता है कि इन किसी भी पर्सन की इनकम पर टैक्स लगता है, उसको इनकम टैक्स बोलते हैं। अभी पूरा पढ़ो सर, ये तो कुछ और आ गया सर। टैक्स शैल बी चार्ज फॉर ऑन द इनकम ऑफ पर्सन, मतलब सर, मतलब टैक्स चार्ज किया जाता है
किसी पर्सन की इनकम पर। अच्छा, एक और पढ़ो, टैक्स शैल बी चार्ज फॉर ऑन द टोटल इनकम ऑफ पर्सन। ठीक है सर, ये तो बढ़ता ही जा रहा है। हाँ तो क्या हुआ, अच्छी बात है ना, बढ़ रहा है तो आप पढ़िए, टैक्स शैल बी चार्ज ऑन द टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ पर्सन। अब सर समझ में आया, पहले जो आपने पढ़ाया था नहीं, अभी भी समझ नहीं आया। अब पढ़िए, टैक्स शैल बी चार्ज फॉर असेसमेंट ईयर ऑन द टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ पर्सन। और आगे बढ़ गया, टैक्स शैल बी चार्ज फॉर असेसमेंट ईयर एट द रेट प्रिस्क्राइब्ड ऑन द टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ पर्सन। अभी देखिए आप, अब ये पूरा हो गया आपका, देखिए ठीक है। यहां से आप देखेंगे आगे चलकर, टैक्स शैल बी चार्ज एनी असेसमेंट ईयर ऑन द रेट प्रिस्क्राइब्ड ऑन टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ एवरी पर्सन। ठीक है, यहां से आपने देख लिया, यहाँ पर आपको सेक्शंस भी दिख रहे हैं, देखो मैंने सेक्शंस इसलिए मेंशन भी कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं असेसमेंट ईयर का जो सेक्शन है वो सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 है। ठीक है, नहीं, अगर आप ऐसा पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं होता। कभी भी सेक्शन 2 जिसमें डेफिनेशन लिखी हुई है, डेफिनेशन में आपको सब सेक्शन नहीं मिलेगा, हमेशा क्लॉज मिलेंगे, हमेशा याद रखिएगा। सेक्शन 2 क्लॉज 9। इनकम आप देखिए, टोटल इनकम में आप देखेंगे सेक्शन 2 क्लॉज 45, प्रीवियस ईयर सेक्शन 3 में जैसा मैंने आपको बताया, और पर्सन की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 क्लॉज 31 में है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा दीजिएगा एक छोटा सा, ठीक है, ब्रैकेट लगाना रह गया है जी। उसके बाद मैं आपको बता दूं, अगर इसी लाइन को मैं यहाँ पर डेफिनेशन में लेकर आऊं, एक इक्वेशन बनाऊं, तो इनकम टैक्स टोटल इनकम पर चार्ज किया जाता है इनटू रेट प्रिस्क्राइब। यानी अगर मान लो 5 लाख मैंने इनकम कमाई और इस पे 10% मोटा मोटा बता रहा हूं टैक्स है, तो कितना मेरी टैक्स बनेगा, इसको मैं अगर इनटू कर दूंगा तो यहाँ पर मेरा टैक्स निकल कर आ जाएगा। सर ऊपर तो काफी सारी चीजें लिखी है, हाँ तो यहाँ पर भी तो मेंशन है, इनकम टैक्स चार्ज असेसमेंट ईयर में होता है और टोटल इनकम प्रीवियस ईयर में प्रिस्क्राइब्ड होते हैं और रेट तो गिवन होता ही है। समझ गए जी। आगे बढ़ते हैं, अगर नहीं समझ आया तो रिवाइंड करके देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, इनकम टैक्स पर वापस आते हैं। देखिए 5 हेड्स के बारे में हमने हेड्स ऑफ इनकम डिस्कस किया था जब हम सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे, तो वही वो इनकम है जो 5 सेक्शंस में डिवाइड होती है। देखिए सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी है, यहाँ पर आप देखेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है और अदर सोर्सेस की इनकम है। यानी कि आप देखिए कि अगर जो इनकम यहाँ 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 या यहाँ कैपिटल गेन में नहीं आ पाई, वो अदर सोर्सेज में आ जाएगी, लेकिन कोई अलग से हेड नहीं होगा। ठीक है, अब आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि 5 ही हेड क्यों बनाए गए। यहाँ पर आप देखिए मैंने इसे अलग तरीके से बना दिया है, थोड़ा सा लाइक इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन को मैंने अलग कलर से कर दिया है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस को और बाकी मैंने ऊपर आप देखेंगे इनको अलग से कर दिया है, जिसके आगे मैंने लिखा है रेवेन्यू नेचर इनकम। आप देखेंगे रेवेन्यू नेचर की इनकम है, कैपिटल नेचर की इनकम यहाँ पर आप देख रहे हैं। कैपिटल नेचर क्या होता है, देखिए मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन करना चाहूंगा इस चीज को, बहुत ध्यान से समझिएगा, आगे काम आएगा पहचानने के लिए कि कौन से सेक्शन को कौन से इनकम में डालना है। सबसे पहले जो रेवेन्यू नेचर है वो एक ऐसी इनकम होती है जो बार बार इनकर्ड होती है, बार बार कमाई जा सकती है, बार बार उस पर लागत लगाई जा सकती है। लेकिन कैपिटल गेन कैपिटल नेचर की इनकम होती है जो एक ही बार कमाई जा सकती है। आसान भाषा में सबसे आसान तरीका यही है डिफाइन करने का। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर लाइक आपके अंदर ये सवाल आ रहा होगा कि अगर सर हेड में थोड़ी बहुत फेरबदल हो जाए, गलती से हम नहीं पहचान पाए, तो क्या कोई दिक्कत है? मैं कहूंगा बिल्कुल दिक्कत है। इवन अगर आपने किसी और हेड में लगा दिया गलती से, क्योंकि सैलरी के देखिए अपने पंडे सैलरी कैसे कैलकुलेट करनी है, आपने देखा 15% का वेटेज है इसी में कैलकुलेशन में, तो आप देखिए कि सैलरी की इनकम है आपने हाउस प्रॉपर्टी से कवर कर दी तो टैक्स गलत बन जाएगा। और इसीलिए गवर्नमेंट कहती है कि हम नहीं मानते आपने गलती से किया है, हम तो यही मानेंगे कि आपने टैक्स की चोरी करी है और पेनल्टी और बहुत भारी पेनल्टी है।
इसीलिए लोग खुद टैक्स कैलकुलेट ना करने की बजाय आप और हमारे जैसे टैक्स एक्सपर्ट के पास आते हैं। बहुत ध्यान से पढ़ने वाली चीज है टैक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये मिस्टर सीटी दोबारा आ गए, ठीक है। ये जॉब करते हैं। अब हम एक एक करके इनकम को डिफाइन करेंगे, ठीक है। इनकम डिफाइन करने के लिए बहुत सारी चीजें हमें चाहिए होती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जॉब आ गया। अब ये जॉब करते हैं। देखिए सर सैलरी की इनकम तो बहुत ज्यादा इजी है सर, बहुत ज्यादा इजी है। लाइक कोई भी बता सकता है ना कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो वो चीज है कि आप देखिए कि जॉब की इनकम है जिसमें सैलरी आती है, तो सैलरी से आप कैलकुलेट कर लेंगे, ऐसा नहीं है। सैलरी की भी एक डेफिनेशन है जिसको याद करने में लगभग 2 लेक्चर लग जाते हैं, सिर्फ सैलरी की डेफिनेशन याद करने में। तो आपको पढ़नी पड़ेगी। आपको एग्जांपल दूं तो पार्टनरशिप फर्म है, आपने पढ़ा भी होगा कि पार्टनरशिप फर्म में उन्हें सैलरी मिलती है, और पार्टनरशिप पार्टनर को जो सैलरी मिलती है वो सैलरी आप कैलकुलेट करते हैं लाइक। लेकिन इनकम टैक्स में उसे सैलरी नहीं माना जाता, क्योंकि अगर ऐसे खर्चों को सैलरी मान लिया जाए तो आप देखेंगे कि अकाउंट्स में ही पूरा टैक्स निकल आएगा। आपको प्रॉफिट निकालना होता है, प्रॉफिट पे टैक्स देना होता है। तो प्रॉफिट तो अकाउंट निकालता है ना, सीए क्या करते हैं वही तो करते हैं, प्रॉफिट निकाल कर देते हैं आपको। तो फिर सीए सीएमए में डिफरेंस क्या हो गया? तो वही एक चीज है कि अकाउंटेंसी एक अलग चीज है, इनकम टैक्स एक अलग चीज है। जो चीज वहां वहां मानी जाती होगी यहाँ नहीं मानी जाती, ठीक है। जॉब है। अब आप देख रहे हो मोटी सैलरी आ रही है इनके पास, इनकम फ्रॉम सैलरी से, ठीक है। ये देखिए आप डेफिनेशन सैलरी है, सैलरी के सेक्शंस यहाँ पर डिफाइंड है जिन्हें अभी आपको याद नहीं करना है, रुक जाइएगा। सैलरी आप देखेंगे, सैलरी पढ़ेंगे, उसके बाद अलाउंसेस आप पढ़ेंगे, परक्यूजिट्स आप पढ़ेंगे, और प्रॉफिट निकालेंगे आप सैलरी का, जिसमें कुछ अलाउंसेस होते हैं जैसे एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें आप डिडक्शन के तौर पर लेस करेंगे, और उसके बाद सैलरी का टैक्सेबल सैलरी आपकी निकल कर आती है। यानी कि यहाँ पर जो आप कमा रहे थे वो आपकी रियल इनकम थी, और यहाँ पर जो आप कमा निकाल कर दे रहे हो वो आपकी टैक्सेबल इनकम होगी। समझ गए? उसके बाद आप दूसरा देखेंगे, फॉर रेंट, हाउस फॉर रेंट, रेंट है। और ये एक बूढ़ी अम्मा है हमारे पास जिनका नाम मुझे नहीं पता है, जरूरी थोड़ी सबके नाम पता हूं, अम्मा बोलता हूं मैं भी, हाँ तुम्हारी तरह। इनके पास इस घर की चाबी है, और आप देख रहे हो घर है रेंट का। तो इन्होंने क्या करा, नए नवेले मैरिड कपल को यानी विवाहित जोड़े को इन्होंने घर रेंट पर दिया। तो बदले में इन्हें क्या मिला? ये अम्मा देखो सेवा करने के लिए तो बैठी नहीं है कि अच्छा नया नया शादी हुई है, वाह क्या प्यारा जोड़ा है, आओ जरा हनीमून मना लो, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। देखिए तो वहां पर क्या होगा, इनको पैसा मिलेगा जब ये रेंट पर घर देंगे तो, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जहां रेंट आता हो घर से। और मैं आपको बता दूं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होने के लिए घर होना जरूरी है, सिर्फ जमीन होगी तो नहीं आएगा। तो सर प्रॉपर्टी क्यों बोला? ये मैंने नहीं बोला, ये इनकम टैक्स बोलते हैं, उनसे पूछेंगे, ठीक है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, देखिए चाबी छोड़ गई अम्मा और अम्मा भी वापस आ गई। अब इन्होंने वादा किया कि मैं अपना घर बेच दूंगी, मैं अपना घर बेच दूंगी, लेकिन किसको बेचूं किसको बेचूं किसको बेचूं? अम्मा के चेहरे पे देखो आ गई मुस्कान, और इन्होंने घर बेच दिया एक बड़े से बिजनेसमैन को। देखिए क्या पर्सनालिटी है, एकदम झकास है ना। इनको इन्होंने घर बेचा और इस बार पैसे थोड़े ज्यादा आए, तो इससे जो इनकम हुआ उसको बोलते हैं कैपिटल गेन। अब आप देखो मैं जो आपको डिफरेंस समझाना चाह रहा था, लेकिन कैपिटल गेन में मैंने आपको बताया था पहले रेवेन्यू नेचर। देखिए रेवेन्यू नेचर में मैंने आपको बताया इनकम बार बार आती है, तो रेंट तो बार बार आएगा, लेकिन क्या यहाँ पर प्रॉपर्टी जो बिक रही है, क्या एक ही प्रॉपर्टी बार बार बिकेगी? नहीं बिकेगी। यानी ये इनकम कैपिटल नेचर की हो गई दोस्त, ठीक है। अब कैपिटल नेचर से जाते तो देखो पैसा पहले से ज्यादा है, पहले रुपयों में आया था, इस बार डॉलर में आया है। चाबी फिर छूट गई, अम्मा फिर आ गई, और इस बार इन्होंने घर बेच दिया। इस बार इन्होंने किसको बेचा है? कुछ दिख रहा है? देखो इन्होंने देखा कि मैंने जिसको घर बेचा है वो 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 शख्स कोई और नहीं, एक बिजनेसमैन है। कौन है वो? वो एक बिजनेसमैन है जी, वो एक बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन है। और वो क्या करता है?
वो ऐसे देखो यहाँ कहीं अम्मा का घर था, ये मान लो ये अम्मा का घर था, ऐसे बहुत सारे घर हैं उसके पास, ऐसे बहुत सारे लाइक सैकड़ों घर उसके पास है। और वो क्या करता है, वो एक रियल एस्टेट का बिजनेस करता है, रियल एस्टेट का बिजनेस करता है दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं हाउ इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। अब आप देखो, इसी शख्स ने जो घर खरीदा था ये बेच भी रहा, अम्मा ने बेचा तो कैपिटल गेन आया, ये शख्स बेच रहा है तो पीजीबीपी, यानी इस नाम से मुझे आपको रूबरू कराना था बहुत पहले ही, लेकिन मैं नहीं बता पाया। पीजीबीपी का मतलब होता है प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। सर और पे इतना जोर क्यों दिया? क्योंकि कई बच्चे एग्जाम में एंड प्रोफेशन लिखाते हैं और नंबर कट जाते हैं। सर इस बात के भी नंबर कटते हैं? बेटा ऐसे ही सीएमए को वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन इंडिया नहीं कहा जाता। प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन लिखना है, एंड प्रोफेशन लिखोगे नंबर कट जाएंगे, अच्छे खासे नंबर कट सकते हैं। ठीक है, तो आपने पीजीबीपी को भी जान लिया। और सर प्रोफेशन का हुआ, इसमें तो बिजनेस ही हुआ, बिल्कुल इसमें बिजनेस ही हुआ, लेकिन इनकम टैक्स ने आपके प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन को एक साथ रखा है, ये दोनों को अलग नहीं मानता। ठीक है, टैक्सेबिलिटी दोनों की थोड़ी बहुत अलग है, वो हम पढ़ेंगे। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन आप देखेंगे क्या होता है। अभी एक मैडम है, इन मैडम से आप रूबरू है बहुत पहले से, आप जानते होंगे, आप जिस किसी के थ्रू यहाँ पर आए हैं अगर, या फिर आप किसी सक्सेसफुल सीएमए को जानते हैं तो आप उनका नाम ले लीजिए। ठीक है, ये एक हॉस्पिटल में वर्किंग है। सर सीएमए हॉस्पिटल में भी काम करते हैं? क्यों नहीं कर सकते यार, कॉस्टिंग तो हर जगह होती होगी ना, सामान तो हर जगह खरीदा बनाया जाता होगा, या टैक्स तो हर जगह कैलकुलेट होता होगा, इनकम तो उनकी भी होती है, तो सीएमए वहां काम क्यों नहीं कर सकते? सर ये तो पहली बार सुना है हमने। हाँ बिल्कुल, अभी बहुत कुछ सुनोगे आप। ठीक है, करती क्या, ये ऑडिट करती हैं वहां पर मैडम, ऑडिट करती हैं। और पूरा दिन इनका ऐसे उलझा हुआ जाता है, देखो जब आप भी सीएमए बनोगे तो ऐसे ही पूरा दिन उलझा जाएगा, 2-3 कंप्यूटर, 25-30 फाइलें और एक आध कॉफी और सीडी टेलीफोन सब आपके आसपास ऐसे रहेगा और आप उलझे हुए रहोगे, बहुत बिजी रहना होता है सीएमए की लाइफ में। ठीक है, तो ऐसे ये काम करती हैं, ऑडिट करती हैं। तो ये हो गई इनकी प्रोफेशन की इनकम। किसकी इनकम हो गई? प्रोफेशन की इनकम। आप देखो यहाँ पर ये प्रोफेशन की इनकम ये कमा रही है। ठीक है, इसकी भी कैलकुलेशन सेम पीजीबीपी में होगी। प्रैक्टिस कॉस्ट अकाउंटेंट हो या ये जॉब करती हो, डजंट मैटर। ठीक है, आप इनको सीएमए ही मानोगे, अंतर मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, कैसे? देखो अगर ये प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट है तो इनकम पीजीबीपी में आएगी, लेकिन अगर ये सीएमए है, लाइक सीएमए है, ये इसी हॉस्पिटल में ऑडिट करती हैं, लेकिन ये इनकी पर्सनल ऑडिटर है, ये यहीं जॉब करती हैं हॉस्पिटल में, तो इनकी जॉब कैसे, इनकम कैसे आएगी? देखो आप यहाँ पर देखो, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन क्या होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर हर पर्सन के पास दो प्रोफेशन होते हैं, या तो वो एम्प्लॉयमेंट में जाएगा या तो वो एंटरप्रेन्योरशिप में जाएगा। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? जैसे नया बिजनेस करना या किसी बिजनेस को ज्वाइन करके एक नए मुकाम पर लेकर जाना, जिसको हम एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसको, इंटरप्रेन्योरशिप ना प्रोनाउंस करिए, एंटरप्रेन्योरशिप होता है। तो अगर वो एम्प्लॉयमेंट में गई हैं तो उस केस में इनकम फ्रॉम सैलरी होगी, और यहाँ अगर वो आई हैं तो पीजीबीपी होगी। ठीक है, प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट। अब आप देखेंगे डिविडेंड आपको मिलता है, ठीक है, पेड पर शेयर ओनर। आप देखते हैं कंपनी होती है जो कि प्रॉफिट कमाती है और उसके बाद शेयर होल्डर को आप प्रॉफिट देते हो, जिसको हम कहते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। कोई भी ऐसी इनकम जो पिछले हेड में नहीं आ पाई वो अदर सोर्सेस में आती है। उदाहरण के लिए मैंने आपको बता दिया, डिविडेंड हो गया, बॉन्ड हो गया, या कोई भी अदर थिंग हो गई। ठीक है, अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां तक मैंने आपको क्या क्या सिखा दिया, मैंने आपको 6 डेफिनेशन सिखाई है। पहले एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं, जिसमें आपने रियल इनकम सीखा, टैक्सेबल इनकम सीखा, पर्सन सीखा, एसएससी सीखा। उसके बाद आपने क्या सीखा? दो चीजें और सीखी, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। उसके बाद आपने 5 हेड्स ऑफ इनकम सीखे, जिसमें से होप आपने कुछ भी लिखा नहीं है, समझ रहे हैं बस चीजों को। ठीक है, अब उसके बाद उस इनकम को हमने डिफाइन करा एक एक करके, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। इनकम टैक्स, देखिए इनकम फ्रॉम सैलरी, एक एक करके टैक्स सीखते हैं होता कैसे है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन,
इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकी कंप्यूटेशन करेंगे अपन लोग, क्या करेंगे, कंप्यूटेशन करेंगे इनकी। कैसे करेंगे, देखिए जैसे कि मिस्टर सीटी मैंने आपको बताया, ठीक है, उनकी 15 लाख रुपए सैलरी थी। सर 15 लाख रुपए, हाँ रहे होंगे सीए में, ठीक है। तो उनकी 15 लाख रुपए सैलरी थी, वो मेरे पास आते हैं, कहते हैं सर 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 आशीष सर टैक्स कैलकुलेट कर दो मेरा। मैंने कहा ठीक है, कितनी सैलरी है? वो बोले सर 15 लाख है। मैंने कहा चलो ठीक है, हमने मान ली 11,50,000। मिस्टर सीटी, सर 15 लाख, 15 लाख, हाँ 15 ही आपने बोला, मेरे लिए वो 11,50,000 है। सर लेकिन ये कैसे कर रहे हो आप? भाई साहब यही तो सीखना है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सर एक बिजनेस से मैंने घर लिया था अपना छोटा सा, जिससे 10,000 रुपये महीने का किराया आता है, ठीक है। अब उस किराए के लिए आप क्या करेंगे, आप इनकम बताइए, 10,000 रुपये महीना, पूरे महीने किराया आया जी आया, पूरे साल आया जी आया, ठीक है 70,000 रुपये। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर की कैलकुलेशन थोड़ी सी ढीली है, लेकिन किराया तो सर पूरा आया ना, इसमें क्या ही कर लो आप। मैं नहीं, 70,000 है, मैं बताऊंगा कैसे है, ठीक है। इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, सर मेरा ना एक अचार पापड़ का बिजनेस है, मैं और मेरी वाइफ मिलकर चलाते हैं, मेरे नाम पे ही चलता है। उससे मेरे को 3 लाख की इनकम हुई है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि वो इनकम 1,50,000 है। सर कुछ ज्यादा कम नहीं हो रहा? मैं आपको बोलता हूँ 15 लाख, 11,50,000 रुपए, 1,20,000, आप बोलते हो 70,000 रुपए, मैं बोलता हूँ 3 लाख, आप बोलते हो 1.5 लाख, आधा ही कर दिया इस बार। लोगों को कम सुनाई देता है, समझ आता था, कम नंबर सुनाई देते, ये कैसे सुनाई सिनेरियो है सर? मैं देखो सुनाई पूरा दे रहा है, टैक्स बचा रहे हैं तुम्हारा, बढ़ो आगे। सर मैंने ना एक गांव की जमीन बेची थी, जिससे मेरे 30 लाख की इनकम हुई है इसी साल में, अभी 2 महीने पहले बिकी है, पूरी पेमेंट रिसीव्ड है। मैं 30 लाख की, ठीक है। मैंने उससे पूछा भाई जमीन कहाँ थी तुम्हारी, ठीक है, क्या रेट बिकी, क्या क्या सिनेरियो रहे, किसके थ्रू बिकी, क्या 5-6 सवाल थे मैंने किए, और मैंने बोला ठीक है तुम्हारी इनकम हो गई 6 लाख। सर 30 लाख की 6 लाख, बेटा इसीलिए आते हैं लोग टैक्स एक्सपर्ट के पास, और यही मैं आपको बनाने वाला हूँ। सोचो किसी का 30 लाख की इनकम हुई है, वो तो 30 लाख पे टैक्स पे कर देता, और आपने उसको बोला नहीं रुक जा, हमने आशीष सर की क्लास लिए 6 लाख टैक्स जाएगा, ठीक है। अब मान कर देखो, अगर 30 लाख पे 10% टैक्स जाना था, तो उसका 3 लाख टैक्स जाना था, और 6,000 पे 60,000 जाएगा। तो यानी कि 3 लाख का टैक्स आप 60,000 पे ले आए, 2,40,000 रुपए आपने किसी के खड़े खड़े बचा दिए। मानेगा नहीं मानेगा आपको? बिल्कुल मानेगा। यही चीजें पढ़नी होती है जो आगे चलकर इंप्रेशन क्रिएट करती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसने बोला सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ऐसा कुछ नहीं है, डिविडेंड विविडेंड शेयर मार्केट वार्केट नहीं जाता, मैं मेरे को बड़ा रिस्की लगता है, कुछ नहीं है ऐसा। तो हमने कहा ठीक है, उसको निल मान लेते हैं। अच्छा इसको माइनस नहीं करना, नहीं माइनस में नहीं जाना, निल छोड़ देना है इसको ऊपर, ठीक है। अब देखो टोटल हुई 19,70,000 रुपए इनकी इनकम, जो मेरे हिसाब से बनी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं टैक्सेबल इनकम। रियल इनकम आप कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि रियल इनकम अकेली 30 लाख फ्रॉम कैपिटल गेन हो जाएगी, और यहाँ पर मैंने अकेले सारी मिला के 19,70,000 निकाल दिया टैक्स, ठीक है। तो सर अब तो आ गया समझ में, मतलब अब जो आपने एक लाइन बोली थी ना कि हम छोटे मोटे टैक्स एक्सपर्ट बन गए थे, अब आ गया, अब निकाल देंगे टैक्स। सर रुको 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 रुको, अभी कैलकुलेट करने तो अभी निकालते हैं, नहीं रुक जाओ, मैं कहता हूँ इस पे भी नहीं निकालना टैक्स। सर देखो साफ साफ बोला करो, पहले आपने बोला रियल इनकम से माइनस करके टैक्सेबल इनकम निकालोगे, अब टैक्सेबल इनकम आपने यहाँ पर दिखा तो रखी है, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये टैक्सेबल इनकम नहीं है? मैंने कब का नहीं है, लेकिन टैक्सेबल इनकम पे भी टैक्स नहीं निकालना। तो सर पहले क्यों बोला टैक्स इज पेबल ऑन इनकम विच इज टैक्स इज पेबल ऑन विच इनकम दैट इज कॉल्ड टैक्सेबल इनकम? हाँ सब्र कीजिए, ये आपकी है, देखो मैं आपको बता दूं, इसको हम बोलते हैं जीटीए, ठीक है। कहाँ गया जीटीए, हम इसको बोलेंगे, जो आप यहाँ से निकाल रहे हैं ना, ये इनकम यहाँ निकाली, इसको हम बोलेंगे ग्रॉस टोटल एनुअल इनकम, जीटीएआई बोल सकते हो या जीटीआई बोल लेते, ग्रॉस टोटल इनकम हम इसे बोल लेते, ज्यादा प्रेफरेंस देगा, ठीक है। 19,70,000। अब इसके बाद क्या होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपने इनकम निकाली, सारी चीजें ठीक है, आपने पूरी इनकम एक एक करके कैलकुलेट कर दी, इस बार आप कर रहे हैं, देखो 19,70,000 निकाल दिया आपने, लेकिन उसके बाद भी कुछ रह जाता है, रह क्या जाता है,
इसको हम काट देते हैं, इस पे टैक्स नहीं देना। क्यों नहीं देना? देखो अभी एक चीज आपके सामने आएगी, दैट इज ग्रॉस टोटल इनकम व्हाट यू अर्न। इनकम टैक्स की नजर में जो आपने अर्न किया उसको हम बोलेंगे ग्रॉस इनकम, जिसमें से वो छूट और दी जाएगी। ये देखो ये रही गवर्नमेंट और ये कहती है कि कुछ छूट ले लो, व्हाट इज टेकन आउट, इसमें से निकाल लीजिए, और उसके बाद जो आपको बचेगा दैट इज, जिसको हम बोलते हैं टेक होम पे, यानी कि इस पे आप टैक्स पे करेंगे, और उसको हम बोलते हैं टैक्सेबल इनकम, जिसको हम बोलते हैं नेट टैक्सेबल इनकम। ठीक है, ये ग्रॉस टोटल इनकम होता है और ये नेट टोटल इनकम होता है। तो अब आप देखो सर, ये छूट जो आपने बताई ये कितनी मिलती है, क्या कोई अंदाजा दे सकते हो? देखो गवर्नमेंट है और इंडिया की गवर्नमेंट इस मामले में बहुत अच्छी है, वो कहते हैं पूरी छूट ले लो। सर पूरी कैसे ले लेंगे? गवर्नमेंट कहते हैं ले लो। सर ठीक है आप कहते हो तो ले लेते, लेकिन रुको 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 रुको, इसके लिए आपको कुछ कम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। हाँ, गवर्नमेंट की कुछ शर्तें हैं, कुछ अहमियत है, जिसको अगर आप फुलफिल करते हो तो आप छूट ले सकते हो। और कहते हैं ना कि जहाँ चाह वहीं रहा, तो चाह तो पूरी बचाने की है, लेकिन रहा वो आसान नहीं है, तो उस पर थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए कुछ चीजें यहाँ पर निकल कर आई। ठीक है, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर ग्रॉस टोटल इनकम, जिसमें से आपने डिडक्शन दिया अंडर चैप्टर 6A। सर ये 6A क्या है? देखिए बहुत फेमस चैप्टर है, इनकम टैक्स जब बनाया गया तो उसमें कुछ चैप्टर्स होते हैं हर उसमें लॉ में, तो उसी हिसाब से इसमें भी अंडर चैप्टर 6A में, ये बहुत फेमस चैप्टर है इसलिए मैंने मेंशन करा, आपको याद रखना होगा पेपर में कहीं ना कहीं, भले ही एमसीक्यू में, लेकिन इस चैप्टर का नाम जिक्र कर दिया जाएगा। तो टोटल टैक्सेबल इनकम तब निकल कर आते हैं जिसपे आपको टैक्स पे करना होता है। तो ऑल ओवर ये अभी तक आपने पढ़ा है अंत से लेकर। ठीक है सर, ये फिर क्यों आ गया? देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ लोगों से मिलवाना चाहता हूँ, जिनको मैं बोलता हूँ टैक्स पेयर। टैक्स पेयर यानी कि एसएससी। एसएससी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे इंडिविजुअल है, इसको हम बोलेंगे HUF, इसको हम बोलेंगे पार्टनरशिप फर्म, इसको हम बोलेंगे यहाँ पर डिज्नी, डिज्नी कंपनी हो गई मान लीजिए, और या फिर आप देखेंगे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। इसी प्रकार से बहुत सारी तरह के एसएससी होते हैं जिनके अलग अलग टैक्स लाइबिलिटीज बनती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने निर्धारण कर लिया कि टैक्स निकालना कैसे है, लेकिन उससे पहले एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। किसी का भी टैक्स निकालने से पहले आपको जो चीजें पता होना बहुत जरूरी है, दैट इज रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, जो कि सेक्शन 6 में डिफाइन किया जाता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं आज से 2 साल पहले तक ये बहुत ही आसान चैप्टर हुआ करता था। 2-2.5 साल पहले निर्मला सीतारमन जी ने कुछ अमेंडमेंट करे और ये 2 लेक्चर जिसमें लगते थे, आज वो 5 लेक्चर का चैप्टर बन चुका है। फिर भी बहुत सारी कंफ्लिक्ट रह जाती हैं, तो बहुत ध्यान से हम पढ़ेंगे सेक्शन 6 के बाद। ठीक है, रेजिडेंशियल स्टेटस, जिसमें हम देखते हैं रेजिडेंट आता है चैप्टर 6 सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में। ठीक है, नॉन रेजिडेंट आता है, इसका सेक्शन बताइए आप। सेक्शन 2 सबसेक्शन 30। देखिए मैं आपको फिर से याद दिला दूं, डेफिनेशंस में कभी भी सबसेक्शंस नहीं होते, क्लॉज होते हैं। बहुत सारे टीचर आपको पढ़ाएंगे इसे सेक्शन 2 सबसेक्शन 30, बोल दीजिएगा सर आशीष सर ने बताया है कि क्लॉजेज होते हैं, और क्यों होते हैं वो भी मैं रेगुलर क्लास में दिखा दूंगा आपको, इनकम टैक्स ही खोलकर दिखा दूंगा क्यों होते हैं। ठीक है, उसके बाद उसमें से भी देखिए रेजिडेंट है, अगर नॉन रेजिडेंट है तो वहां से बात खत्म हो गई, रेजिडेंट है तो वहां से भी 2 चीजें निकल कर आती है, दैट इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, ये क्या होते हैं? ओनली इंडिविजुअल और HUF कैन बी नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे अर्न इनकम ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, इन्होंने पैसा कमाया दूसरे साल प्रीवियस ईयर में और कन्वर्ट करा टैक्सेबल इनकम में। इसको कब कन्वर्ट करा? आप देख रहे हैं यहाँ पर, यानी असेसमेंट ईयर में 5वें हेड में इनकम को डिफाइन किया गया। उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम लगाकर डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से दिया गया और उसके बाद टोटल टैक्स इनकम निकाला गया। ठीक है सर, ये फिर आ गया, ये जाता क्यों नहीं है सर? इसमें से कितना कुछ सीखना है, ज्यादा कुछ नहीं। अब हम धीरे धीरे बहुत ही अहम पार्ट पर जा रहे हैं, तो आप हंसी मजाक या कोई डिस्टर्बिंग एलिमेंट आपके पास है तो उसको हटा दीजिए और बहुत ध्यान से सुनिएगा आगे।
प्रीवियस ईयर, ठीक है, प्रीवियस ईयर आपने देखा, इनकम अर्न, इसके बाद असेसमेंट ईयर देखा, टैक्सेस पेबल। अब यहां से लेट्स गो टू एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट्स, ठीक है। सर ये एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट्स क्या है, इसमें बहुत अहम बातें आप जानेंगे, ठीक है। उदाहरण के लिए बता दूं मैं आपको, देखिए यहां पर आपने अभी तक जो सीखा, ठीक है, सबसे पहला काम क्या सीखा आपने, सबसे पहला काम आपका होगा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटीज, यानी इनकम टैक्स जो जाना है उसकी कंप्यूटेशन और लाइबिलिटी जाननी है टोटल इनकम पर। सर ये पहला काम है, हमने तो अभी तक यही सीखा है पूरा, तो अंत कहाँ है? बिल्कुल, देखिए जो आपने सीखा वो पहला ही स्टेप है, बस मैं धीरे धीरे करके बेसिक आपको लेकर आया हूं क्योंकि पहला लेक्चर है, आप भागेंगे नहीं। इसके बाद हम इस तरीके से रफ्तार पकड़ेंगे जिसकी कोई हद नहीं है, मैं आपको बताऊंगा अंत में कि कितने लेक्चर्स में सारा सिलेबस पूरा हो सकता है, ठीक है जी। उसके बाद पेमेंट ऑफ ड्यू टैक्स, दूसरा काम क्या हुआ, पेमेंट ऑफ ड्यू टैक्स। अब या तो आप उसे मैनुअली कर सकते हैं, देखिए 280 नंबर का चालान आता है जिसे आप बैंक में जाके, जो भी ऑथराइज्ड बैंक है वहां जाकर आप डिपॉजिट कर सकते हैं अपने टैक्स को, या तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं जिसमें ई पेमेंट होता है, चालान भी ई चालान होता है 280 नंबर का इनकम टैक्स के पोर्टल पे, ठीक है। तीसरा काम फिलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, यानी कि इनकम टैक्स की रिटर्न भी भरनी होती है बाद में। मैंने बताया ना असेसमेंट ईयर में बहुत पंगे होते हैं, आप अपना टैक्स कैलकुलेट नहीं करती, गवर्नमेंट भी आपका टैक्स कैलकुलेट करती है, अगर गलत भेजा है तो पेनल्टी भरनी पड़ेगी, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उसके बाद अगर ज्यादा दे दिए तो वो वापसी हो जाएगा, तो फिर गवर्नमेंट आपको वापसी इंटरेस्ट नहीं करती, ठीक है जी। उसके बाद हम देखते हैं इनकम टैक्स भरना है, फॉर्म आते हैं जिसके, ठीक है, अलग अलग फॉर्म आते हैं, एसएससी डिटेल्स जिसमें आप देखते हैं भरनी है, ठीक है, डिटेल्स रिगार्डिंग टोटल टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी और डिटेल्स ऑफ इनकम टैक्स, यानी कि आपने अपनी डिटेल्स भरी, अपना पैन नंबर दिया, परमानेंट अकाउंट नंबर, और उसके बाद रिगार्डिंग टैक्स आपने कैसे कैलकुलेट करा, गवर्नमेंट बोलेगी थोड़ा हमें भी तो बताओ, और उसके बाद डिटेल्स ऑफ इनकम टैक्स, यानी आपने जो इनकम टैक्स दिया है वो किस अकाउंट से दिया है, कहाँ से दिया है, ये सारी चीजें, जिसको हम बोलते हैं आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न, आपने शॉर्ट में सुना होगा, ठीक है। तो आईटीआर के कई पार्ट होते हैं, वो आप देख लीजिए। आईटीआर 1 जिसको हम बोलते हैं फॉर इंडिविजुअल बीइंग ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैविंग टीटीआई अप टू 50 लाख, टोटल टैक्सेबल इनकम जिसको हमने बोला, यानी जिस पे टैक्स पे किया जा रहा है वो 50 लाख तक होनी चाहिए, जिसमें इनकम फ्रॉम सैलरी एक हाउस हो सकता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इंटरेस्ट हो सकता है या और चीजें हो सकती हैं, एग्रीकल्चरल इनकम आपकी 5,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तब आप आईटीआर 1 भेज सकते हैं जिसका नाम है सहज। उसके बाद आईटीआर 2 होती है जो इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के लिए होती है, नॉट हैविंग पीजीबीपी, यानी आपके पास बिजनेस और प्रोफेशन से कोई इनकम नहीं होनी चाहिए। आईटीआर 3 होती है इंडिविजुअल के लिए, एचयूएफ के लिए, जिनके पास पीजीबीपी है, और बाकी लोग नहीं भर सकते इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के लिए। आईटीआर 4 जिसका नाम सुगम है, ये नया ही नाम दिया गया है अभी कुछ टाइम पहले, फॉर इंडिविजुअल एचयूएफ एंड फर्म एलएलपी बीइंग अ रेजिडेंट हैविंग टीटीआई अप टू 50 लाख, 50 लाख तक की आपकी इनकम होनी चाहिए, जिसमें कुछ को और ऐड कर दिया, एंड हैविंग प्रेजम्पटिव टैक्सेशन, यानी प्रेजम्पटिव टैक्सेशन आप पढ़ेंगे, शॉर्ट में आप प्रेजम्पटिव का नंबर मतलब जानते हैं, 44 एडी, सेक्शन 44 एडी ए और 44 ए ई से अगर आपकी इनकम आती है और आप इन लोगों में आते हैं, लाइक ये जो लोग हैं इनमें अगर आप आते हैं तो आप इनकम पे कर सकते हैं। आईटीआर 5 आप देखेंगे फॉर द पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ एंड कंपनी और पर्सन फाइलिंग आईटीआर अंडर फॉर्म नंबर आईटीआर 7, ठीक है, यानी कि अदर देन ये लोग फॉर्म 7 भरेंगे, इसके अलावा ये लोग फॉर्म 7 भरेंगे। आईटीआर 6 फॉर कंपनीज अदर देन कंपनीज क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11, सेक्शन 11 में आप एग्जम्पशन पढ़ेंगे, एग्जम्पशन ऐसी इनकम होती है जिनको सरकार इनकम मानती नहीं है, लाइक अगर आपने वहां से करोड़ों भी कमाए ना तो सरकार मानेगी नहीं आपने कमाए हैं, तो सर सब लोग वही काम क्यों नहीं कर लेते, रूल्स एंड रेगुलेशंस है बेटा, ठीक है। आईटीआर 7 फॉर पर्सन इंक्लूडिंग कंपनीज required to furnish return under section 139
4A और 139 4B और 139 4C और 139 4D ओनली। ठीक है, अब यहां तक आप पहुंच गए। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर दो चीजें मैंने बताई, टैक्स लाइबिलिटी और टैक्स ड्यू। आपने शायद ध्यान नहीं दिया, लेकिन आप दोबारा दीजिए, इन दोनों में अंतर बताइए मुझे। लीजिए 2 मिनट आप लीजिए आराम से, और उसके बाद आप मुझे अंतर बताइए। जी, पता लगाया आपने कुछ अंतर? देखिए दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, टैक्स लाइबिलिटीज वो होती हैं जो आपको देनी है, लाइबिलिटीज का मतलब आप बेहतर जानते हैं, और ड्यू क्या है, जो आपको देना चाहिए। सर नहीं समझे। देखिए टैक्स लाइबिलिटी का मतलब होता है कि टैक्स आपको देना था, इतना देना था, और ड्यू का मतलब होता है इतना देना है। सर जितना देना था उतना ही तो देना है। सर एग्जाम्पल दो, ऐसे नहीं समझ आ रहा। ठीक है, आपने एडवांस टैक्स का मतलब सुना होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, नहीं सुना तो आइए डिस्कस करते हैं। देखिए ये आम जिंदगी, जिसमें आपने क्या करा, प्रीवियस ईयर में पैसा कमाया और असेसमेंट ईयर में ड्यू डेट पर टैक्स पे कर दिया। अब चलते थोड़ा सा मिंटॉस जिंदगी की तरफ, आपकी भाषा में समझा रहा हूं मैं इसको बहुत ज्यादा। ठीक है, जिसमें आप पढ़ेंगे टीसीएस एंड टीडीएस। टीडीएस कहते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, और टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स कहते हैं हम टीसीएस को। इसको हम पढ़ेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे टीडीएस प्रीवियस ईयर में ही ले लिया जाता है। देखिए प्रीवियस ईयर क्या होता है, कैसे होता है, टीडीएस डिटेल में आप जाकर पढ़ेंगे। अभी इतना समझिए कि जहां से आपने पैसा कमाया वहीं आपका टैक्स कट गया। मतलब आपने सैलरी कमाई, एम्प्लॉयर आपको आपकी सैलरी पर जितना टैक्स लगना था उतना काट के आपको पैसे देगा। ऐसा भी होता है सर? हाँ, टीडीएस का नाम आपने सुना होगा, ऐसा ही होता है। और टीसीएस क्या होता है, टीसीएस कलेक्टेड एट सोर्स होता है। टीडीएस डिडक्ट किया जाता है, और डिडक्ट कौन करेगा, जो दे रहा है वही तो काटेगा, वही तो पैसा रोकेगा। और टैक्स कलेक्टेड, कलेक्ट कौन कर रहा है, जो पैसा ले रहा है, वो प्रीवियस ईयर में ही ले लिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अपने एडवांस टैक्स की हम बात करेंगे। एडवांस टैक्स देखिए ड्यू डेट से पहले ही गवर्नमेंट क्या करती है, जो बड़े बड़े टैक्स पेयर हैं, लाइक बड़ी बड़ी कंपनीज है या और लोग हैं जो कि बिजनेसमैन कैटेगरीज में आते हैं, या एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, जो सेलिब्रिटीज काइंड ऑफ, उनकी इनकम करोड़ों अरबों में होती है, आप जानते हैं। तो उनसे गवर्नमेंट क्या कहती है कि देखो तुम्हें तो पता है ही कि तुम्हारा टैक्स बनना है, तो तुम एक काम करो, अंदाजे से पहले ही टैक्स पे कर दो, जो हिसाब किताब होगा वो हम एंड में देख लेंगे। ठीक है, तो होता क्या है, देखिए एडवांस टैक्स पेस्ड ऑन एस्टिमेटेड बेसिस, एस्टिमेटेड बेसिस पर पे किया जाता है। ये 15%। देखिए यहाँ पर मैं आपको डेट दिखा रहा हूँ, ये डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम ओरिएंटेड। अगर आपने ये मिस करी ना तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। 15 याद करने का तरीका बताऊंगा। 15 तारीख छठे महीने को 15% टैक्स आपसे ले लिया जाता है आपकी इनकम के एस्टिमेटेड बेसिस पर, कि आपने इतना कमाया तो पूरे साल में लगभग इतना होगा, 15% आप उसका दे दो। और उसके बाद 9वें महीने की 15 तारीख को 45% टैक्स कलेक्ट कर लिया जाता है। इसके बाद 75% 12वें महीने में, और 15 तारीख मार्च में, यानी फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले प्रीवियस ईयर के 15 दिन पहले ही 100% टैक्स ले लिया जाता है आपसे। याद कैसे करना है, देखिए सबसे पहले 15% लिया गया, 3 महीने बाद 15 तारीख को आपको याद रखनी पड़ेगी, और 3-3 महीने के दौरान ये टैक्स लिया जाता है।
15%, उसमें 15 दूनी 30 प्लस करिए 45%, फिर 30 प्लस करिए 75% और उसके बाद जो बचा। तो यानी पहला 15, दूसरा 100 और बीच में 30% का डिफरेंस। अब आप इसको जैसे याद करना चाहे कर सकते हैं। सेल्फ असेसमेंट टैक्स, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप असेस करते हैं टैक्स को, और फाइनल टैक्स लाइबिलिटी आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ टीडीएस एंड टीसीएस, जो कि एडवांस टैक्स के बाद जो आपका बनता है, उसके बाद आप गवर्नमेंट से हिसाब कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा, ठीक है जी। उसके बाद आता है सर्टिफिकेट इन टैक्स एक्सपर्ट। देखिए हमारे कुछ टैक्स होते हैं, टेस्ट जब आप देंगे और सारे टेस्ट में आप ऑन द स्पॉट अगर 60% से प्लस मार्क्स लेकर आते हैं, तो उसके बाद आपको टैक्स के लिए, टैक्स एक्सपर्ट के लिए एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाया जाएगा, जो कि आपको इस सिलेबस के थ्रू फेल होने की गारंटी देगा कि आप फेल नहीं हो सकते। अभी तक YouTube पे ओपन गारंटी कोई नहीं देता है। अगर आप टैक्स सही से टेस्ट दे रहे हैं, लाइक अगर आप ये भी बोल रहे हो ना कि आप आओ और मेरा अभी टेस्ट प्रिपेयर नहीं है, लेकिन एग्जाम से 2 महीने पहले मैं सारे टेस्ट दे सकता हूँ, आप बिल्कुल टेस्ट दो और आपको पास होने की गारंटी बिल्कुल मिलेगी। अगर नहीं मिलती है तो आपको फुल कोर्स रिकॉर्डेड फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलेंगे अगले चैप्टर में। अगले चैप्टर का ओवरव्यू मैं आपको दे दूं तो वो होगा टैक्स रेट्स, जिसमें हम टैक्स रेट कैलकुलेट करना सीखेंगे। कोई भी सजेशन है, कोई भी ओवरव्यू है, तो आप कमेंट में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।